हेलो दोस्तों, जीएस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग शर्मा गैस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पर में कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और, जीएस का मतलब है जे का स्टडी, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है, स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा गया, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक ठो था √5 एक अपरिमेय संख्या, ये वाला क्वेश्चन था, और एक ठो था ये √3 एक अपरिमेय संख्या, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें देखिए √2 है और साथ में 3 भी लगा हुआ है, ठीक। तो इसको देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस तरह से नहीं करेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस था। इसको बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा यानी कि आधा दूर तक सेम ही स्टेप चलेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग उस क्वेश्चन में जिस तरह से माने थे कि ये ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या माने थे पिछला क्वेश्चन में, ये √3 और √5 को, कि ये एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिए थे, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी उल्टा मान लेंगे। ये हम लोग को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका हम लोग उल्टा मानेंगे। तो लिखते हैं, देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ये तो हम लोग को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका हम लोग उल्टा मान लिया, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 3√2 बराबर हो जाएगा हमारा P/Q। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, ये √2 है ना, इसको यहीं छोड़ देंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 जो है वो गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो यहाँ लिख देते हैं √2 जैसे के तैसे, उसके बाद P/3Q हो जाएगा, ठीक है। गुना में था, भागा में आ गया। उसके बाद आगे देखिए, ये वाला नंबर हमारा बटा के रूप में है, ठीक है। ये P/Q के रूप में है ना, बटा के रूप में है ना। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो P/Q के रूप में रहता है। या तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जो बटा के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बटा के रूप में है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? जितने भी संख्या बटा में लिखा रहता है सब के सब परिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ लिख देंगे इस तरह से कि यहाँ P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। तो देखिए, इस संख्या के बराबर में √2 है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं? जब √2 इस संख्या के बराबर में है तो इसे भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे, तो √2 को भी परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे? √2 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए था, होनी चाहिए, ठीक है। √2 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पिछला वीडियो में क्या क्या हम लोग सॉल्व किए थे कि ये सब जो √2 √3 √5 √7 √8 √11 ये सब जो है, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। उतना सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, लेकिन वो सब बुक में है, और वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ये तो होनी चाहिए, लेकिन क्या हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, पहले ही
सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। हमने नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्या सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। देख लीजिए ध्यान से, हम लोग पहले ही इसको सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग यहाँ माने हैं वो गलत हो गया। यहाँ देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसके साथ में ये भी चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, यानी कि ये जो पूरा टर्म है ये पूरा के पूरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको जो माने हैं कि ये परिमेय संख्या है, वो हमारा माना हुआ गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे इसका मतलब हमने जो माना है, हमने, यहाँ लिखते हैं, ठीक। इसका मतलब हमने जो माना है वह गलत है। इसका मतलब जो हमने माना है कि ये 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या 3√2 परिमेय संख्या नहीं है, तो 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। परिमेय संख्या नहीं है, इतना तो पता चल गया। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे मेन रिजल्ट, ठीक है। लिखेंगे अतः, किस विधि का प्रयोग करेंगे, विरोधाभास विधि, ठीक है। लिखेंगे अतः विरोधाभास विधि से विरोधाभास विधि से 3√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, इस तरह लिखेंगे अतः विरोधाभास से 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, जो परमेय होती है ना, उसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है, बस लिखना ही बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो एक तरह का परमेय है, तो इसलिए इसमें सिर्फ लिखना ही पड़ा। देखिए इसमें 2 ही लाइन कैलकुलेशन हुआ है और बाकी बात सिर्फ लिखना पड़ा कि क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, ये सब, ठीक है। तो अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार हम इसको अच्छी तरह बता देते हैं, इसी तरह एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हम लोग को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया इसका उल्टा कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ इस तरह से ले आए और ये बटा के रूप में, तो ये परिमेय संख्या होता है, ये तो पता है। जितने भी बटा वाले संख्या है सबके सब क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में √2 भी है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले सिद्ध कर चुके थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ गलत मान लिए, ठीक है। यहाँ गलत कल्पना कर लिए हम लोग, इसलिए इस तरह से उलझन आया। तो उसके बाद फिर हमने लिखा कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो विरोधाभास विधि से क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आ गया समझ में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 7√5 क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बस जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं, ठीक। सबसे पहले हम लोग उन्हें क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसलिए 7√5 बराबर में क्या हम लोग लिख सकते हैं, P/Q। 7√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ये परिमेय संख्या माने हैं। तो 7√5 बराबर क्या लिख दिए, P/Q, ठीक है। तो हम यहाँ √5 को अकेले रहने देते हैं और 7 को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए गुना में बराबर के उस पर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भागा में। यहाँ हो जाएगा 7³ यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इस संख्या को देखिए, ये बटा के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में है ना, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ P/7³ P/7³, ठीक है, P/7³ एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ, P/7³ एक परिमेय संख्या है, बटा के रूप में तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए P/7³ के बराबर में √5 है, ठीक है, तो √5 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर ये है, तो इसका इसे भी परिमेय संख्या होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे, तो √5 को भी √5 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 को भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 है तो इसे भी होनी चाहिए परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, हम लोग पहले ही सिद्ध क्या कर चुके कि ये जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये हम लोग पहले सिद्ध किए थे ना। तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो √5 होता है वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है और इसके बराबर में ये आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 को क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन ये हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ गलती क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ गलत मान लिया है, ठीक है, इसलिए ये गलती हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इसका मतलब जो हमने माना है ये 7√5 एक परिमेय संख्या होती, वह गलत है, ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत है। हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। तो क्या होगा, ये जो है 7√5, तो 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, सात रूट पाँच क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या होगा, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे फाइनल रिजल्ट
कि अतः विरोधाभास विधि से 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास विधि से अतः विरोधाभास विधि से 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से, समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है, इधर हम लोग को सिर्फ यहाँ देख के लिखना है। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, सो समझे? यहाँ तो बहुत आसान है, बस यहाँ लिखना पड़ता है। यहाँ देखिए जो यहाँ है वही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग को दिखा क्या कि ये बटा के रूप में आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया, तो इसका मतलब क्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 है, तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, तो उसे भी हम लोग लिख दिए। तो हमने समझ लिया कि ये गलती कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ गलत मान लिया था, इसलिए ये गलती हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जब ये √5 अपरिमेय संख्या है तो 7 भी इसके साथ में चिपका हुआ है, तो 7√5 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने लिख लिया। विरोधाभास विधि में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग उल्टा मान लेते हैं, जो हम लोग को पता रहता है उसका हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि ये, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका उल्टा मान लिए कि ये हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बोल देते हैं कि विरोधाभास विधि से ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये भी बता देते हैं कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, इस चीज़ को सिद्ध करना है हम लोग को। ठीक है, तो बस इसी तरह सेम प्रोसेस जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि क्या हम लोग मानेंगे, जो ये है 5√3। ठीक है, क्या है, 5√3, 5 - √3 है। ठीक है, माइनस में √3, 5√3 क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इस चीज को हमने मान लिया, तो इसलिए ये जो 5 - √3 है उसके बराबर में हम लोग p बटा क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया कि 5 - √3 बराबर p बटा क्यू है। ठीक, अब आगे देखिए, इस √3 को यहाँ अकेले छोड़ देते हैं और ये जो है 5 उसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या, माइनस में √3, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, p बटा क्यू माइनस में 5/1। ठीक, यहाँ देखिए ये हमारा इसके आगे कुछ नहीं, प्लस है ना, तो बराबर के उस साइड गया तो यहाँ माइनस में आ गया। अब ये हमारा भिन्न का घटाव बन गया, तो इसको सोल्व कीजिए। √3 है तो √3, एलसीएम लेंगे क्यूब और 1 का, तो क्यूब आएगा। यहाँ देखिए p का p रह जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस में 5 क्यूब आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ओर -1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इस बात को कि दोनों तरफ -1 से गुना करने पर इस चीज को नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए -1 से गुना करने में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस के √3 आ जाएगा बराबर
यहाँ देखिए, यदि -1 से यहाँ गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -p, ठीक है, और अंदर में हो जाएगा +5³ बटा में क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये हमारा जो संख्या है ये बटा के रूप में आ गया। किस रूप में? बटा के रूप में। तो बटा के रूप में, तो ये हमारा क्या है, ये p बटा q के रूप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कि -p + 5q बटा q, ठीक है, क्या है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ -p + 5q बटा q एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए, इसके बराबर में ये √3 है, यहाँ छोड़िए, यहाँ देखिए, इसके बराबर में √3 है ना, तो ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में ये है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, तो √3 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √3 को भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये परिमेय संख्या और इसके बराबर में √3 है, तो √3 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर चुके हैं? हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो √3 होता है वो क्या होता है, कि √3, ठीक है, क्या क्या सिद्ध कर चुके हैं, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हम लोगों ने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, हम लोगों ने क्या माना है, कि ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, और यहाँ भी आया ये जो है -p + 5q बटा q, ये भी एक परिमेय संख्या है, और इसके बराबर में √3 है, तो √3 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं उस सब में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये सारा कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ गलत मान लिया है, ठीक है, इसलिए हुआ ये सारा कन्फ्यूजन। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब हमने जो माना है वह गलत है। हमने क्या माना था कि 5 - √3 एक अब परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, वो गलत है, समझें। तो गलत है तो क्या सही होगा, कि ये जो √3 है, ये क्या बोलते हैं, 5 - √3 वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, तो 5 - √3 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ लिखेंगे, अतः विरोधाभास विधि से किस विधि से, विरोधाभास विधि से 5 - √3
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। नीचे में दिखाई दे रहा है, बहुत नीचे तक चल गया, चेक कर लेते हैं। दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। देख लीजिए नीचे वाला हम पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा है अतः विरोधाभास से, ठीक है, विरोधाभास विधि से, यहाँ विधि लिख देंगे, ठीक है। विरोधाभास विधि से ये जो होता है, ये जो है क्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने लिख दिया है। तो देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को, आ गया समझ में। तो ये जो पहला क्वेश्चन, ये जो पहला चैप्टर है, ठीक है, इसका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए सारा का सारा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। अब हम लोग दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।